नमस्कार दोस्तों। एग्जाम हेल्प के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साइंस सेकंड ग्रेड 1.0 जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उस टेस्ट सीरीज के जो नेक्स्ट टेस्ट होगा हमारा संडे को, टेस्ट नंबर 8, ये 7 नहीं, ये 8 है, टेस्ट नंबर 8, उसके सिलेबस के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में आएंगे और केमिस्ट्री का पोर्शन उसमें क्या रहने वाला है, उसका कहाँ से कैसे हमें उसकी तैयारी करनी है, उस पर हमें एक चर्चा करने के लिए एक लाइव एपिसोड रखा है। तो सबसे पहले तो मैं उन विद्यार्थियों के लिए बता दूं जिन्होंने रीट का एग्ज़ाम दिया है। रीट का जो एग्ज़ाम दिया है और वो रीट की तैयारी की वजह से पहले किसी भी कारणवश जो है कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं जुड़ सके या टेस्ट सीरीज नहीं ले सके, तो उनके लिए एक घोषणा है कि 23 मार्च से रिवीजन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है उनका, एक जो पूर्णतः ऑनलाइन मोड पे रहेगा। और उसकी पूरी जानकारी जो है आपको कोचिंग के टेलीग्राम जो चैनल है इस पे आपको पूरी जानकारी इसकी मिल जाएगी कि उसका कैसे आपको इससे जुड़ना है और क्या आपके लिए प्रोसेस रहेगा और किस प्रकार आप वहाँ से अपने टेस्ट दे सकते हैं, कैसे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो है स्टार्ट रहेगी हमारी कितने मार्च से, 23 मार्च से स्टार्ट रहने वाली है। ठीक है। दूसरी बात, अगर बात करें हम टेस्ट नंबर 8 की, कि टेस्ट नंबर 8 में जो है हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन क्या क्या रहने वाला है, इस पे चर्चा करें तो हम अगर ध्यान दें तो केमिस्ट्री में इस बार जो टेस्ट नंबर 8 में हमारा जो मैटर रहेगा वो पूरा ग्रेजुएशन पार्ट का है, लेकिन हमें उसकी तैयारी जो है पूर्णतः 12th लेवल स्तर तक की तो अवश्य करनी ही करनी है। ग्रेजुएशन पे ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देना है। उसमें हमारे दो टॉपिक है, एक तो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एक है बहुलक जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जैसे आपका डेनियल सेल है, गैल्विन सेल है, ठीक है, मरकरी सेल है, इनके बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ना है। कैथोड एनोड का विभव देकर के आपसे पूछा जाएगा कि सेल का इलेक्ट्रोड विभव क्या रहेगा। ठीक है। विद्युत वाहक बल का मान भी पूछ सकता है। चालकता, देखो एग्जाम में क्वेश्चन जहां से आते हैं प्रश्न, चालकता, सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट, विशिष्ट चालक और तुल्यांकी चालकता, है ना, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कोलराउस नियम पे भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, जैसे अनंत अनंतता पे पूछ लिया आपसे, इन्फिनिट मोलरिटी पे पूछ लिया, ठीक है, या दी की सांद्रता पे आपको पूछ लिया। और इसके अनुप्रयोग, है ना, ये विलेयता और विलेयता गुणनफल, ठीक है, सोलिबिलिटी एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट भी यहाँ पे दे रखा है। और दुर्बल विद्युत अपघटय की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता वाला न्यूमेरिकल पूछा था ना, जैसे आपको जो है दो अलग कंपाउंड लवण की तुल्यांकी चालकता देकर के किसी तीसरे की पूछ लेगा। ठीक है। जल अपघटन यानी कि हाइड्रोलाइसिस और जल अपघटन स्थिरांक, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, है ना, जिसको अपने किसे लिखते हैं, KH से लिखते हैं। तो इन पे अपने को पूर्णतः तैयारी करनी है। ठीक है। अब ये टॉपिक हम कहां से पढ़ें, तो ये टॉपिक आपको 11th-12th की बुक से आराम से मिल जाएगी, न्यूमेरिकल टॉपिक है। ठीक है। लेकिन कोलराउस नियम जो है इस पे आपको इसका स्टेटमेंट और इसके जो एप्लीकेशंस है वो आपको अच्छी तरह तैयार होना चाहिए। एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पक्का आता है वो किस पे आता है, अपघटय की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता पे आधारित न्यूमेरिकल आता है। और चालकता, सेल स्थिरांक, इनके फॉर्मूले पे आधारित प्रश्न और इनके मात्रक पे आधारित प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, पिछले आपके 2-3 साल के एग्जाम देखोगे तो आपको वहां से इस बात का अच्छी तरह आभास हो जाएगा कि क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। अब इसके लिए सर हम कहाँ से देखें कि ये क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, किसे हम इसको सोल्व करना है, तो उसके लिए जो एग्जाम हेल्प की जो केमिस्ट्री की बुक है, ठीक है, उस बुक में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक है, उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक में आपको पिछले जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर आधारित प्रश्न आए हुए हैं वो सारे उनका विद सॉल्यूशन दे रखा है और आपको उसको बता रखा है कि कैसे सोल्व करना है और क्या क्या वहां से आपसे जो है अपेक्षा की जा सकती है, एग्जामिनर क्या क्या आपसे पूछ सकता है, वो सारी बातें वहां पे कर रखी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है बहुलक, पॉलीमर। पॉलीमर में आपको दो प्रकार के पॉलीमर पढ़ने हैं, नेचुरल पॉलीमर और संश्लेषित यानी कि सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है। नेचुरल में हमारे सिलेबस में जो है वो है एक प्राकृतिक रबड़ है। वैसे स्टार्च भी है, सेलोज भी है, लेकिन स्टार्च और सेलोज जो है हम जब बायोमोलिक्यूल पढ़ते हैं तो वहां पढ़ लेते हैं उसको अपन। ठीक है ना। तो यहां आपको प्राकृतिक रबड़, उसके बाद में संश्लेषित बहुलक जो है वो पढ़ने आपको। संश्लेषित बहुलक से ही हमारे सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं वो 98% जो क्वेश्चंस आए हैं पॉलीमर्स में से वो सिंथेटिक पॉलीमर यानी कि संश्लेषित पॉलीमर पर आए हैं। संश्लेषित पॉलीमर में हमारे पास जैसे नायलॉन 6 है, नायलॉन 6 है, ठीक है, या फिर जो है हमारे पास जैसे आपका ये मेलामिन है, ठीक है, बेकेलाइट है, उसके अलावा जो आपके टीएफ अपने टेट्राफ्लोरो, ठीक है, टेफ्लॉन जिसको अपन बोलते हैं वो है, डेक्रोन है, ये ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे सिलेबस में बहुत बार एग्जाम में इनके पूछे हुए, इनकी एकलक क्या होती है, उनके बीच कैसा बॉन्ड होता है, या उनकी मुख्यतः जो पूछता है वो हमसे एकलक इकाइयां पूछता है।
या कभी कभार हमारे से ये पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग बहुलक है, कौन सा थर्मोप्लास्टिक बहुलक है, ठीक है। या फिर आजकल जो है एक एनसीईआरटी में टॉपिक दे रखा है बायोडिग्रेडेबल बहुलक, ठीक है, जिसमें नायलॉन 6 है, ठीक है। तो ये आपको जो है बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि जैव नियंत्रण जो बहुलक है वो भी आपको एक पीएचबीवी है, एक नायलॉन 6 है, ये दोनों आपको अच्छी तरह तैयार होने चाहिए। इनके एकलक इकाइयां कौन सी है वो तैयार होनी चाहिए, इनके जो है बीच में बॉन्ड कौन सा है ये आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तैयार होना चाहिए। तो मतलब ये हमारा जो पूरा प्रिपेयर रहने वाला है ये हमारा एनसीईआरटी पे आधारित रहने वाला है, और इसको हम पूरा जो है कंसिडर करते हुए पूरी बात यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो इनमें आपको जो है ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला थोड़ा सा फिजिकल टॉपिक है, फिजिकल टॉपिक है, मतलब इजीली है। जब आप इसके बुक के क्वेश्चन निकाल के देखोगे तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा कि सर बहुत ईजी है ये, ठीक है। तो आपको वहां से तैयार करनी है, इसको बुक को आराम से तैयार करना है, और इसके क्वेश्चन का तरीका आपको वहां पे दे रखा है, वहां से तैयार करें। बहुलक आपको बता दिया है कि बहुलक के लिए भी अपनी एनसीईआरटी की एनसीईआरटी आधारित जो क्वेश्चंस बने हुए पीछे और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी इस केमिस्ट्री बुक में जो है पॉलीमर टॉपिक के नाम से जो है उसमें दे रखे हैं पीछे आए हुए क्वेश्चंस, और आगे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह से वो भी आपको वहां पे दे रखे हैं। तो आप अपनी वहां से अच्छी तैयारी करें, और तैयारी करने के साथ साथ में अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रखें, ठीक है। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको कभी पता नहीं चलेगा कि हमारी कहाँ सिली मिस्टेक हो रही है या सिली मिस्टेक हो रही है, और कहाँ हम हड़बड़ा रहे हैं, कहाँ हमें कंफ्यूजन हो रहा है, कहाँ हमारा जो कंसेप्ट है वो मिसमैच हो रहा है। तो उसके लिए आपके पास दो चीज़ होनी चाहिए, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास एक अच्छी बुक हो, और बुक के साथ साथ में आपके पास एक अच्छी टेस्ट सीरीज हो। तो टेस्ट सीरीज से आपको अपना आउटपुट पता चलेगा, बुक से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में जब आप टेस्ट सीरीज में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे को टेस्ट सीरीज में इतने क्वेश्चन आए और इतने क्वेश्चन मैं सोल्व कर पाया या कर पाई, और यहाँ मेरा कंसेप्ट जो मिस हो रहा है उसको घर जा करके आप एक बार पुनः देखेंगे तो वो कंसेप्ट फिर आपको फाइनल एग्जाम में परेशान नहीं करेगा, और आपका एक अच्छा रिजल्ट और आपको एक अच्छी सफलता मिलने वाली है, मंजिल की ओर आप बिल्कुल अग्रसर होंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो बायोलॉजी का जो पोर्शन है बी टेस्ट में क्या रहेगा, उस पोर्शन को बताने के लिए रणवीर सर आपको बताएंगे। सभी को नमस्कार। बायोलॉजी के अंदर पिछले टेस्ट में हमने बायोटेक्नोलॉजी को देखा था, और बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रश्न थे वो डिपेंड, आपने आरपीएससी की यदि बुक पढ़ी है, राजस्थान बोर्ड की जो बुक चलती है उसमें 2 चैप्टर हैं, उन चैप्टर से और एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उससे लगभग पूरा पेपर था। तो इसमें मेरा मुख्य कहने का उद्देश्य यही है कि आप उसमें राजस्थान बोर्ड का जो मैटर है उसकी पीडीएफ भी मैंने डाल रखी है, अच्छा मैटर है, बायोटेक्नोलॉजी के लगभग प्रश्न आ जाते हैं, और एग्जाम के अंदर लगभग मान के चलें आप 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं निश्चिंत रूप से। यदि नहीं भी किए हैं तो आप हमारे जो 3.0 के प्रश्न हैं, किताब के प्रश्न हैं, और इस टेस्ट सीरीज के जो प्रश्न है उतने प्रश्न भी आप कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से उसके आसपास ही आपका जो प्रश्न रहने वाला है। आगे के टेस्ट के अंदर हम देखें तो यहाँ आपको मुख्य रूप से फोकस करना है प्लांट टैक्सोनॉमी के ऊपर। प्लांट टैक्सोनॉमी का मतलब मैंने दे रखा है, सिलेबस में आपने पढ़ा होगा कि 11th-12th में मुख्य रूप से दे रखा है कि प्लांट एल्गी टू एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आप बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि एंजियोस्पर्म में हम फैमिली वगैरह आगे अलग से पढ़ेंगे। इसमें आपको केवल मुख्य रूप से कवक, फंजाई जिसको बोलेंगे, एल्गी, शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, ये सारे टॉपिक आपको जो 5-6 टॉपिक हैं इनको आपको अच्छे से करना है, और यही पार्ट हमारा क्रिप्टोगेम्स के अंदर मुख्य रूप से आता है। तो क्रिप्टोगेम्स भी इसके साथ ही ये मान के चलें कि क्रिप्टोगेम्स में मुख्य रूप से क्या आएंगे, आपके जिम्नोस्पर्म आएंगे। एंजियोस्पर्म में यहाँ पढ़ नहीं रहे, तो क्रिप्टोगेम्स में मुख्य रूप से हमारे आएंगे जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में जो जनन वगैरह है, जिम्नोस्पर्म की आर्थिक महत्व है, उनको आप इसके अंदर ले सकते हैं। ये पूरा पार्ट इसका रहेगा जो ग्रेजुएशन पार्ट का दे रखा है। इसी तरह इसमें सीड प्लांट दे रखे हैं, तो उसमें भी आप ये ध्यान में रखें कि मुख्य रूप से आप जिम्नोस्पर्म को ही इसके अंतर्गत आपको पढ़ना, अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद इसका जो ये पार्ट दे रखा है, देखो सिलेबस के अंदर शैवाल से आवर्त बीजियों के प्रमुख संघों का वर्गीकरण और विशेषताएं जो हमने देखी है, जिसके अंतर्गत एल्गी आएगा, इसके अंतर्गत आपका ब्रायोफाइट आएगा, टेरिडोफाइट आएगा, जिम्नोस्पर्म आएगा, जो कि आपके बीएससी में देखो ये क्रिप्टोगेम्स वाले पार्ट में दे रखा है, वर्गीकरण, प्रजनन, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, इनके जीवन चक्र के बारे में आपको बताना है। तो आप मुख्य रूप से फोकस इस चैप्टर के अंदर करेंगे कि आपका शैवाल, आपका कवक, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इनका वर्गीकरण, इनके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, इनका क्लासिफिकेशन बोले, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, इसके साथ साथ इनका इकोनॉमिक इंपोर्टेंट जो आर्थिक महत्व है, या एग्जाम्पल बेस। जिस प्रकार से बुक के अंदर आप बुक हमारे देखेंगे तो उसमें लगभग आपको सारे प्रकार के प्रश्न प्लांट टेक्सोनोमी के नाम से अच्छे तरीके से दे रखे हैं, उसके आसपास ही सारे प्रश्न रहेंगे। इसके लिए आप राजस्थान बोर्ड की बुक देख सकते हैं, एनसीईआरटी में तो बहुत
कम मात्रा में ये दे रखा है, जैसे एनिमल टेक्सोनॉमी भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं दे रखी है, ना आपकी प्लांट टेक्सोनॉमी दे रखी है। तो राजस्थान बोर्ड वाले जो बुक है उसमें ठीक ठाक ये मैटर दे रखा है, वहां से आप इसको कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन में जैसे ब्रायोफाइटा को 3 वर्गों में बांटा है, हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, पूरा वर्गीकरण आपको देखना है। इसी तरह टेरिडोफाइटा को 4 वर्गों में बांटा है। इसी तरह एल्गी में क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, जेंथोफाइसी, रोडोफाइसी है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज हम कवक के अंदर देखते हैं, उनके एग्जाम्पल है। उनसे संबंधित रोग जो है, ज्यादातर यहाँ से एक प्रश्न आपका रोग का, सवाल से और कवक से पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से देखेंगे। और इसमें हम बीजीय पादप की बात करें तो यहाँ से ज्यादा प्रश्न नहीं है, आधा पार्ट फिर वापस से यहाँ क्या है, जिम्नोस्पर्म वाला का ये वापस ऊपर वाला है। इसमें केवल बीजीय पादप की जो विशेषता है, यह आपकी एनसीईआरटी बेस टॉपिक यहाँ से देखेंगे। बीज वाले जो पादप है उनकी स्वभाव और उद्भिद विकास के बारे में थोड़ा सा दे रखा है लाइन, हालांकि ये बीएससी वाले टॉपिक में, लेकिन एक प्रश्न कई बार यहाँ से आ जाता है, एक बार आया हुआ है, तो आप इसको भी थोड़ा सा, इसके जो 4 से 5 प्रश्न आपके रहेंगे इसके अंतर्गत, बाकी सारा आप प्लांट टेक्सोनॉमी के बारे में हम इसमें देखने वाले हैं, तो सारा आपका पूरा प्लांट टेक्सोनॉमी इसमें रहेगा। केवल 3 से 4 प्रश्न आपकी बीजीय स्वभाव या बीज वाले जो पादपों का उद्भिद विकास है उस पर संबंधित 3 से 4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। तो ये हमारा पूरा है प्लांट टेक्सोनॉमी का। और इसके साथ साथ टीचिंग मेथड के अंदर यूनिट नंबर 2 आपको पूरी ध्यान में रखनी है। इससे पहले हम टीचिंग मेथड शायद 1 2 3 4 5 टेस्ट के अंदर हम एक बार पूरा रिवीजन कर चुके हैं। छठे में हमने उसका रिवीजन देख लिया था, 7वें में हमने यूनिट नंबर 1 को देखा था, और इसके अंतर्गत यूनिट नंबर 2 इसके लिए हमने बुक आपको प्रेफर कर रखी है, जहां ज्यादातर जो प्रश्न है, एक तो आपका यूनिट प्लान है, लेसन प्लान है, शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण जो ब्लूम का दे रखा है, वो आपको इन तीनों चारों पर आपको मुख्य रूप से फोकस करना है। यहां से लगभग 2 प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा के अंदर, 2 प्रश्न इस यूनिट से लगभग संभावित, 2 से कई बार 3 भी कई बार पूछे गए। एक प्रश्न आपका शैक्षिक उद्देश्यों से, कई बार 2 भी, पाठ योजना है, इकाई योजना है। इसके बाद यदि आप देखें तो 2005 का जो वर्गीकरण है, यहां से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से आप जो एस मंगल की बुक हमने आपको लगा रखी है, उस बुक से ही आपको पढ़ना है। पुराने जो पेपर टीचिंग मेथड के अंदर पूछे गए उन प्रश्नों को आप देखें बार बार, किस टाइप के प्रश्न आपके पूछे गए, क्योंकि अब 7 से 8 बार सेकंड ग्रेड हो चुका है, तो उसके लगभग आपको 200 के आसपास प्रश्न, हर एग्जाम के अंदर 20 प्रश्न आए हुए हैं, उन प्रश्नों को भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ मंगल के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है वो भी आप देख लें, थ्योरेटिकल भी आपको वहां से पढ़ना। बाकी यदि आपने कहीं से कोचिंग वगैरह कर रखी है तो उन्होंने जो मैटर करवा रखा है वो भी ठीक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसके साथ केमिस्ट्री बायो का हो गया, फिजिक्स का हम अलग से कल देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। पूरा आप अच्छे से मनोयोग से इस टेस्ट को दें, रेगुलर रहें, नियमित रहें। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो लगातार टेस्ट नहीं दे रहे, उनसे मेरा आग्रह है, अनुरोध है, और एक बार पुनः उनसे उम्मीद है मुझे कि अब की बार वो अच्छे से टेस्ट देंगे, क्योंकि ये ईमानदारी के साथ आप दें। ऑनलाइन भी कई बार अभ्यर्थी ईमानदारी से जितना आपको आ रहा है उनको आप अच्छे से टेस्ट दें, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखें, उस प्रकार के प्रश्नों का आप बार बार अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे जो आपकी रैंक है, या आप ये सोच रहे हैं कि मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वो धीरे धीरे उसमें सुधार होगा। आपको टाइम लगेगा, आप ईमानदारी से यदि इन टॉपिकों को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले 2-3 महीने के अंदर आप बहुत कुछ सीख लेंगे। धन्यवाद।